बच्चों हम जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर का स्टैटिकल मैकेनिक्स का जो आपका पेपर है स्टैटिकल फिजिक्स, उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका जो आपका स्टैट का बेसिक सा फिजिक्स था वो हमने पढ़ा था, और जो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर, माइक्रो सिस्टम क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, फेवरेबल अनफेवरेबल, इक्वली लाइक इक्वली डिसलाइक, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है बच्चों वो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। उससे पहले एक दो लाइन का टॉपिक है सैंपल स्पेस। तो बच्चों जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है आपका, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कोई आप कॉइन को टॉस करते हो या किसी भी डाई को टॉस करते हो, तो डाई को आप फेंकोगे तो वहाँ पे टोटल कितने इवेंट हैं, 6 इवेंट है। तो वहाँ का जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, 6 इवेंट हो जाएंगे। तो जो भी काम होगा तो उसको हम जहाँ भी होगा उसको क्या बोल देंगे, सैंपल स्पेस। इसके बाद बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परमुटेशन को कैसे डिफाइन किया है, द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम ऑफ देम और ऑल एट ए टाइम आर कॉल्ड परमुटेशन। ये कहता है कि कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट देखनी है हमने। तो डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन नंबर। अब मान लिया किसी सिस्टम के अंदर हमारे पास 10 है, तो 10 में से कोई एक नंबर निकाल लें। मान लिया 10 बॉल हैं, 10 में से 6 बॉल हैं, तो 10 में से 6 बॉल की अरेंजमेंट आपको देखनी है या करके देखना है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, परमुटेशन। समझ में आया बच्चों? इसने ये लिखा था डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन नंबर। गिवन नंबर मान लिया हमने यहाँ पे क्या है, 10 है, ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम ऑफ देम। अब 10 में से कुछ लेनी है हमें, तो मान लिया हमने 6 ले ली, और या ऑल एट ए टाइम, या 10 की 10 भी ले सकते हैं हम, तो उसको क्या बोल देंगे, परमुटेशन बोल देंगे। तो इसके अंदर देखो बच्चों जो फॉर्मूला आपका वो NPR से डिनोट किया है। N तो क्या है बच्चों, यहाँ पे आपकी टोटल थिंग्स कितनी है, जैसे यहाँ पे भी मैंने कितनी बोली है, 10 बोली है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। और उस 10 में से हमने अरेंज करने के लिए कितने निकाली है वो कौन बताएगा, R बताएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, R हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों N फैक्टोरियल ओवर में N माइनस R का फैक्टोरियल। अगर इनकी आप वैल्यू देखोगे तो N फैक्टोरियल को आप लिखते जाओगे तो N इंटू N माइनस 1, N माइनस 2, N माइनस, जब तक 1 नहीं आले हम तब तक क्या है, लिखते रहते हैं। जैसे इधर 4 आया होगा, 5 आया होगा, 6 आया होगा, तो खोलते खोलते हम 1 तक ले जाते हैं। ऐसे ही N माइनस R फैक्टोरियल को हम 3, 2, 1 लिख सकते हैं। तो परमुटेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अरेंजमेंट। उसके बाद आता है बच्चों आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या है, द डिफरेंट सिलेक्शंस और ग्रुप। अब तो क्या क्या था, हमने यहाँ पे 10 में से मान लिया 6 नंबर ले लिए और उनका अरेंजमेंट हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको सिलेक्शन या ग्रुप, आपको ग्रुप लेना है, और ग्रुप का क्या है, आपको अरेंज नहीं करना है ग्रुप को, आपको सिर्फ क्या है, ग्रुप बनाना है। द डिफरेंट सिलेक्शंस और ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ ए गिवन नंबर of things by taking some or all of them at a time are called combination। वहाँ पे तो देखो जो परमुटेशन है उसमें आपका ऑर्डर जो होता है, अरेंजमेंट होती है, वो इम्पोर्टेंट होता है, और जो आपका कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपको ग्रुप लेना है। जैसे आपने ये लिख दिया A और B है, हमने दोनों एक साथ ले लिए, तो जब आप परमुटेशन करोगे तो आप इसको AB भी लिख सकते हो और BA भी लिख सकते हो। लेकिन जो आपका कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपको ग्रुप लेना है, तो ग्रुप किसका है, A और B का है, बस। तो इसमें की पॉसिबल वे एक ही है, और यहाँ क्या है, 2 है। तो अरेंजमेंट में आप क्या है, AB भी लिख सकते हो और उसको BA भी ले सकते हो। लेकिन कॉम्बिनेशन में बच्चों ग्रुप होता है, तो ग्रुप में तो A और B 2 ही हैं, तो दोनों का ग्रुप कितने, एक ही ग्रुप बनेगा।
तो आपका जो कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला NCR ओवर बराबर n फैक्टोरियल ओवर में r फैक्टोरियल माइनस r। ये वैल्यू आपको पता है, इसको PR भी लिख सकते हो और ओवर में r फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर लो और r से इसको क्या कर लो, डिवाइड। तो एक इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं, इसमें ये था ना हमारा ये NPR का फॉर्मूला, इसमें n फैक्टोरियल और में n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये इतना तो ये है ही NPR, और ठीक है नीचे क्या जाएगा आपका r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका कॉम्बिनेशन का या इसको आपको यहाँ से NPR लिखना है, तो ये NPR की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर NCR तो है और ये नीचे r फैक्टोरियल इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ क्रॉस में हो जाएगा। ये देखो ये आपके पास ये था ना NCR इक्वल टू NPR और में r फैक्टोरियल, तो ये r फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, तो NPR को आप ये भी लिख सकते हो। आगे है बच्चों आपके पास मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट। ये बच्चों आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो आपकी मीनिंगफुल अरेंजमेंट है वो क्या होती है। अब आपको कोई कह दे कि आपको ये सिस्टम है, इसके अंदर 10 पार्टिकल, आपको 6 लेने हैं और इनको अरेंज करना है, तो बच्चों आपको पता है कि अरेंज करना है, तो यहाँ पे मैटर जो मेन थिंग है वो क्या है, आपको अरेंज करना है तो आपको परमुटेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, 10 में से 6 ले ली और वहां पे आप उसको क्या कर रहे हो, जो 6 पार्टिकल हैं अब 6 मान लिया व्हाइट बॉल है, आपने 10 में से 6 उठा ली, ये पूछ लें भाई ये जो 6 व्हाइट बॉल है इनका अरेंजमेंट करो। अब 6 की 6 बॉल का कलर आपका क्या है, व्हाइट है, तो व्हाइट को तो आप कैसे भी लगा लो, चाहे पहले वाले को आगे रख दो दूसरे वाले को पीछे, हैं तो सारी व्हाइट ही, तो बच्चों वहां पे अरेंजमेंट मैटर ही नहीं कर रहा, तो ये क्या है आपका मीनिंगलेस अरेंजमेंट है। हाँ, अगर वहां पे हमें ग्रुप बनाने हो तो हम क्या करेंगे, 6 की 6 सेम है, या कोई कह दे 3 का बनाओ, तो हम क्या है ग्रुप बना सकते हैं उसका, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट। ऐसे ये जो यहाँ पे डिफरेंस बताया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, इसने एग्जांपल लिया है कि आपके पास है ना 3 ऑब्जेक्ट हैं A, B और C। अब देखो सबसे पहले इसने क्या किया है, नंबर ऑफ ग्रुप दैट कैन बी फाउंड विद दीज लेटर्स, इन लेटर से नंबर ऑफ ग्रुप कितने बन सकते हैं, और तीनों को हम एक साथ लें तो A, B, C एक ही ग्रुप बनेगा। अब दूसरा क्या कहा इसने, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विच कैन बी मेड विद दीज लेटर बाय टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अब इन तीनों को एक साथ लेने में अरेंजमेंट कितनी बन सकती है, तो बच्चों अरेंजमेंट तो देखो ABC भी हो सकती है, AC भी हो सकती है, BAC भी, हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं, तो टोटल 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो ये क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, परमुटेशन, और सबको एक साथ लेंगे और कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो एक ही ग्रुप बनेगा ABC, क्योंकि इसमें आपका ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं, आप एक बार ही ले सकते हो, ये नहीं कि इस ABC को CAB लिख दे, नहीं, ग्रुप बना लिया तीनों का तो एक ही ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही द नंबर ऑफ ग्रुप दैट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 2 ऑफ देम, अब इनमें से 2 अगर हम एक साथ लें तो बच्चों देखो अरेंजमेंट ग्रुप तो क्या बनेंगे 2 लेने में, AB बन सकता है, BC बन सकता है और CA बन सकता है, लेकिन अरेंजमेंट के अंदर क्या जाएगा, आप AB को BA भी लिख सकते हो, BC को CB भी लिख सकते हो, CA को AC भी लिख सकते हो, तो अरेंजमेंट कितनी आ गई 6 और ग्रुप कितने आए 3। तो बच्चों ये डिफरेंस होता है आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। देखो यहाँ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल से आप अच्छी तरह समझ जाओगे। देखो ये कह रहा है कि वी हैव 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देन इन हाउ मेनी वेज 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड एंड अरेंज्ड। अब ये लिखा मिले ना सिलेक्टेड एंड अरेंज्ड, इसका मतलब परमुटेशन लगेगा। 3 ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से 2 का है इसने कि उनको अरेंज करना है, तो NPR, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 में से कितने लेने हैं 2, तो R की 2 और N की 3। इसका आप ओपन करके देखोगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो 6 आ जाएंगे। ठीक है,
तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इसने ए बी सी मान लिया और ये लिख के भी दिखा दिया ए बी बी ए सी सी ए बी सी सी बी। ऐसे ये दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको करके देखना। ये देखो जो थर्ड न्यूमेरिकल आपका, वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी एंड डी, इन हाउ मेनी वेज द 2 ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड एट ए टाइम। देखो अब बच्चों अरेंज नहीं कहा इसने, सिर्फ क्या कहा है, सेलेक्ट कहा है। तो कितने हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं। इन हाउ मेनी वेज द 2 ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 और एन क्या है 4, और यहाँ पे लगेगा आपका कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे इसने अरेंज नहीं कहा है, सिर्फ क्या कहा है कंबाइन का। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे है बच्चों डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब तो बच्चों आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका क्या होता है, एक मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 1 रहेगी, उसको डिनोट क्या करेंगे हम पी से करेंगे, और उसको लिखा है हमने डब्ल्यू बाय टी से। डब्ल्यू बाय टी का मतलब क्या है बच्चों, आप ये कह सकते हो कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल वेज इन विच द इवेंट अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइक पॉसिबल वेज, यानी कि टोटल वेज कितनी हो सकती है और फेवरेबल वेज कितनी है हमारी, तो उसको हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, और इसको डब्ल्यू बाई टी से दिखा देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट में बी डिफाइंड एज रेशो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल वेज इन विच द इवेंट अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। और बच्चों ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी, ये मान लिया इसने कि कोई भी आपके 2 हैं इवेंट हैं एक्स और वाई। एक्स क्या हमारा फेवरेबल है, तो हमने क्या लिख दिया एक्स ओवर में टोटल क्या हो जाएंगे एक्स प्लस वाई। ये तो क्या थी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। और हम ये कह देंगे फेल होने की चांस क्या है, तो अगर एक्स आएगा तो वाई नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो उसको कोई पूछे तो वाई बाई एक्स प्लस वाई। आगे बच्चों जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरी होती है प्रायर प्रोबेबिलिटी। स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी में बच्चों क्या होता है कि आपने कोई इवेंट किया है, जैसे कोई कॉइन आपने टॉस किया है ऐसे, तो कितनी बार आपने उस कोई भी इवेंट आया है, आपका हेड आया है या टेल आया है, तो कितनी बार तो आपका वो इवेंट आया है उसको डिवाइड करना है आपने, टोटल कितनी बार आपने कॉइन टॉस किया है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट एक्चुअली अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट वाज कैरिड आउट। तो मान लिया आपने 1000 बार फेंका, उसमें से टेल 520 बार आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.52। ऐसे ही जो आपका हेड बच गया उसकी कितनी आ गई, ये 520 है तो वो कितना बच गया 480 बार आया, तो उसकी 0.48 आ गई। तो ये थी आपकी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, बगैर एक्सपेरिमेंट किए ही क्या है अंदाजा लगाया जाता है। तो इसको अगर कोई पूछे तो ये क्या होती है आपकी रेशो ऑफ नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइक केसेस, यानी कि एन ओवर में कैपिटल एन। जो आपके फेवरेबल केस है उसका डिवीजन किसके साथ है, टोटल नंबर एन के साथ। ये आपकी होती है बच्चों प्रायर प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए बगैर ही हम इसका अंदाजा लगाते हैं। जैसे हमने एक क्या किया, कोस को टॉइन ये कॉइन को टॉस अप किया, तो अब आपको बगैर उछाले ही आपको पता है कि ऐड आने के कितने चांस है, आपको पता है। टोटल तो फेवरेबल वेज क्या है, टोटल इवेंट 2 हैं, हेड या टेल, लेकिन आपको ये पता है उनमें से आए तो एक ही का, या तो हेड आएगा या टेल आएगी, तो वो के प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरह टेल की क्या आएगी आपको पता है, टोटल कितने 2 हैं, 2 में से एक तो आएगा, तो टेल की भी क्या हो जाएगी 1/2। ऐसे ही अगर बच्चों हम एक डाई को फेंकते हैं, ये जो आप ये सेकंड एग्जांपल है, तो डाई को फेंकते हैं तो कोई आपसे पूछे तो इसके अंदर 1 आनेगी, 2 आनेगी, 3 कोई भी एक आनेगी, 6, 5, 4, 3 कुछ भी, उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है कि टोटल जो आपके नंबर होगा वो तो कितने हैं 6 हैं,
लेकिन उनमें से आपको पता है अगर आप डाई को फेंकोगे तो आए तो एक ही का, चाहे वो 1 आए, चाहे 2 आए, 3 आए, लेकिन नंबर तो एक ही मिलेगा आपको जब डाई आपकी रेस्ट में आएगी। उसमें 2 भी मिल सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी। तो इसमें हमें डाई फेंकने की जरूरत नहीं है, हमें पता है डाई को फेंकेंगे तो वो जब रेस्ट में आएगी तो एक नंबर तो मिलेगा ही वहां पे। तो इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। अब इनके बीच में जो रिलेशन है बच्चों वो बहुत सुंदर है दोनों के बीच में, जो हमने स्टैटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी है और प्रायर प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। हम ये कहते, इसके अंदर क्या है कि जब हमारे पास जो नंबर होते हैं वो बहुत कम होते हैं तो इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, यह प्रोबेबिलिटी अलग होती है, ये अलग होती है। लेकिन जैसे जैसे आप के नंबर बढ़ते जाते हैं तो ये दोनों धीरे 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 और ज्यादा नंबर हो जाएंगे तो और नजदीक जाते जाएंगे। लेकिन जब आपके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी क्या है उस टाइम सेम हो जाती है। तो देखो जैसे हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हम ये कहें कि इसकी स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बच्चों में पता है कि एक बार एक कॉइन को हम उछालेंगे, ठीक है ना, यही थी ना स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी, वही इवेंट कितनी बार किया और आपका इवेंट कितनी बार आया। तो ऐड आने की क्या है, ऐड इवेंट हम एक कॉइन को हम उछालेंगे तो एक ही बार उछालेंगे, तो नीचे क्या लिख लिया हमने 1, और ऐड आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है, तो क्या आएगी 1 आएगी। और टेल क्या है, ऐड आएगा तो टेल नहीं आएगा तो उसकी क्या हो जाएगी 0। लेकिन जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बच्चों, उसका आपको पता है कि ऊपर तो आपके केस और नीचे क्या है टोटल आपके नंबर आने के। तो पता है बच्चों आपको टोटल नंबर क्या है आपका, ऐड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो टोटल नंबर हो गए 2 और ऊपर क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा, या तो ऐड या टेल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आई 0.5, यहाँ पे थी 1। तो जब आपका नंबर कम है, आपके पास एक ही कॉइन है और एक ही बार आप उसको मतलब कॉइन को आप एक ही बार उछाल रहे हो, तो देखो दोनों प्रोबेबिलिटीज में डिफरेंस है। लेकिन बच्चों अगर हम इसी कॉइन को क्या करें 5000 टाइम्स इस कॉइन को क्या करें उछालें, और उसमें से 2530 बार तो क्या आ गया आपका हेड आ गया, और 2470 आपका क्या आ गया टेल आ गया। तो बच्चों स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी आपको पता है 5000/10, तो ये आ गई 0.50, और इसकी क्या आ गई टेल की 0.49, ठीक है। और अगर इसकी आप प्रायर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, जैसे मान लिया ये हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि कॉइन को हम 500 बार फेंके, 270 बार क्या आ जाए ऐड आ जाए और 230 टाइम क्या आ जाए आपकी टेल आ जाए। तो स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है 270/500 0.54, और टेल की क्या हो गया कि 230/500 0.46। तो अब ये कितनी आई थी दोनों लगभग बराबर आ गई, 0.5 के नजदीक आ गई। ये थोड़ी सी ऊपर है और ये थोड़ी सी कम है। और अभी नंबर को हम क्या है और ज्यादा बढ़ा देंगे, इसको 5000 टाइम्स किया फिर 10,000 टाइम्स कर देंगे तो भी क्या है ये 5.0 आई, जब नंबर हमने ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब इसको 50,000 कर देंगे तो भी क्या है ये लगभग 0.5 के पास ही रहेगी। तो ये बच्चों दोनों में क्या था डिफरेंस था। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है बच्चों, फिर वो अपलोड नहीं होता, बड़ी समस्या होती है। थैंक यू।